सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 48 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास पार्ट 3 से और जिसमें हम समझने वाले हैं नाज़ीवाद और हिटलर का उदय भाग 6। तो अगर आपको याद हो कि भाग 5 में हमने ये समझा था कि किस तरह से हिटलर ने अपने नाज़ी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूली विद्यार्थियों का कैसे कैसे इस्तेमाल किया। उसने कैसे स्कूलों में सारी किताबों को चेंज करवा दिया, उनको शुरू से ही इस तरीके के खेल सिखाए जाते थे जिसमें कि बच्चों का हृदय जो है वो फौलादी वाला हो जाए, उनमें क्रूरता आ जाए। फिर उन्हें जो लड़ाई को उसकी उपासना करना सिखाया, युद्ध की उपासना करना सिखाया। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते थे तो किसी ना किसी नाज़ी संगठन से वो उन्हें जुड़ना पड़ता था, उन्हें सेना में सेवा भी देनी पड़ती थी। इसी तरह से फिर हमने युवाओं की स्थिति भी उसमें नाज़ीवाद में हमने समझी कि किस तरह से नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी और माताओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हमने जाना था। अब हम आगे जानते हैं कि जो नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण था वो कैसा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द इजाद किए। तो देखो, उन्होंने कभी भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे कि पता चले कि वो क्या काम कर रहे हैं, यानी किस तरह से यहूदियों को मार रहे हैं, या जो जिन लोगों को वो अवांछित समझते थे ना, उन लोगों के साथ वो कैसा कर रहे हैं। इन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बताने के लिए कुछ नए शब्द बनाए। जैसे नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम किसी को मौत के घाट उतार रहे हैं। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार ये नाम दिए जाते थे उन्हें। अंतिम समाधान यानी यहूदियों के संदर्भ में, यानी उन्हें गैस चैम्बर में जब डलवाया जाता था तो कहा जाता था कि हम इनका अंतिम समाधान कर रहे हैं। यूथनेसिया यानी विकलांगों के लिए शब्द यूज़ किया जाता था और चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे पता ही न चल पाए कि वो कैसा कर रहे हैं अपनी उस जर्मनी में। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। फिर गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इन्फेक्शन को दूर किया जाए। तो देखने वाला तो समझ ही नहीं पाता था कि यहाँ क्या हो रहा है। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों और आकर्षक नारों तथा इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के जो दुश्मन थे उनकी खास छवियां दिखाई जाती थीं, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। तो जर्मन के दुश्मन कौन होते थे ये तो आप सब जानते हैं ना। वो अपने मुख्य दुश्मन यहूदियों को मानते थे, उनकी खास छवियां दिखाते थे, उन्हें लंबी नाक वाला दिखाते थे, उनका खूब मजाक उड़ाते थे। और आपको बताऊं कि ऐसा इस किताब के अनुसार हमने ये भी समझा है कि कुछ समय बाद तो यहूदियों को भी लगने लग गया था कि शायद हमारी छवि ही ऐसी है। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया गया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था, क्योंकि आपको याद है ना कि समाजवादी और उदारवादियों ने जो वाइमर गणराज्य था उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। यानी अब उनके इस प्रचार ने आम लोगों की भावनाओं में गुस्सा भर दिया, उन्हें भड़का दिया। उन्हें भी लगने लगा कि हाँ,
ये सब ऐसे ही हैं, और अवांछितों के प्रति उनके मन में नफरत भर दी। फिर अगला टॉपिक है कि नास्तिवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी जो नास्ति विचार थे ना, उनका आम लोगों के जीवन पर, आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोग नास्ति शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए, यानी वो प्रभावित हो गए। किससे प्रभावित हो गए कि जैसे नास्ती लोग अपने शब्द, भारी भरकम शब्द यूज करते थे, या अपना प्रचार जिस तरीके से करता था, हिटलर के प्रचार करने की शैली भी अलग थी। तो इससे क्या हुआ, लोग उससे प्रभावित हो गए। वे दुनिया को नास्ती नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नास्ती शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। यानी उन पर इतना ज़्यादा असर हो गया कि अब वे पूरी दुनिया को नास्ती नज़रों से देखने लगे, यानी पूरी दुनिया से वो नफरत करने लगे। उन्हें भी लगता था कि जो पूरी दुनिया में जर्मन आर्य नार्डिक जो एक नस्ल है वही सबसे बेस्ट है, बाकी सब बेकार है। उन्हें पक्का विश्वास था कि नास्तिवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा और यही व्यवस्था ही सबका कल्याण करेगी। इसलिए उन्होंने हिटलर का जमकर समर्थन किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नास्तिवाद का जमकर विरोध भी किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने और नास्तिवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे, यानी वो कोई विरोध नहीं करते थे। वैसे अपने मन में तो उनका विरोध करते थे, आपस में विरोध करते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना विरोध व्यक्त कर पाते, अपना मतभेद व्यक्त कर पाते, क्योंकि उन्हें पता था हिटलर उन्हें भी दूसरे अवांछितों की तरह गैस चैम्बर में डलवाकर मरवा देगा। फिर 1940 के आसपास जब समय चल रहा था, तो उस समय एक शब्द महाध्वंस बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। आखिर ये महाध्वंस क्या था? आपको मैं बताऊं कि 1940 के मध्य लगभग 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बरों में डलवाकर एक व्यवस्थित रूप से उनको मौत के घाट उतार दिया। और इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। इंग्लिश में इसको होलोकॉस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे महाध्वंस कहते हैं। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिए लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। तो बच्चों, आपको बताऊं कि ये घेटो क्या होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, घेटो क्या चीज़ थी, जैसे मुर्गी का दड़बा होता है ना, कि छोटी सी जगह में बहुत सारी मुर्गियों को ठूंस ठूंस के भर दिया जाता है। ऐसे ही इन यहूदियों को, जो अवांछित लोग होते थे, उन्हें जो मुख्य देश है उससे अलग जगह पर, छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती रहने के लिए उनको जबरन उनसे किया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती उनको रहने के लिए वो जगह दी जाती थी। और कैंप कौन से होते थे? जहाँ पर उन्हें यातनाएं दी जाती थी। तो उसका नारकीय जीवन भोगने वाले बहुत सारे लोगों ने उस समय कुछ अपनी नोटबुक लिखी, दस्तावेज लिखे और उसमें उस समय की स्थिति को लिखा। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज़ों के संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य और वृत्त चित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। यानी बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है। जो भी पढ़ता है उनकी रूह तक कांप जाती है कि उनके साथ किस तरीके की यातनाएं उन लोगों ने सही। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। तो अब आपको समझ में आया कि हिटलर ने किस तरीके से इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर सामूहिक कत्लेआम करवाया, लेकिन उसके दस्तावेज हमें आज मिलते हैं। अगर शायद उस समय पूरी दुनिया को पता चल जाता तो जर्मनी का विरोध पहले ही हो जाता और हिटलर ये कर ही ना पाता। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि हिटलर ने नासी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया, यानी उसको छुपाया और
देखने में ऐसा लगता था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन असल में वो कुछ और ही चीज़ थी। तो इसका उत्तर है कि हिटलर ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करके अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए, यानी नए शब्द खोजे। फिर दूसरा पॉइंट है कि नासियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में और यूथनेजिया विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। फिर आखिरी पॉइंट है कि नासी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था, जिसमें जर्मन के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी और उनका मजाक उड़ाया जाता था। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए अलग और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। तो इसका जो सुझाव है मेरा, आप और भी कुछ लिख सकते हैं समझ के। 1940 के मध्य नाजी जर्मनी में 6 मिलियन यहूदियों को चरणबद्ध तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस कहा जाता है, और जो कुछ भी हुआ वह यहूदियों के लिए तो बहुत ही डरावना और भयावह था। उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वाले लोगों के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। यहूदियों के लिए तो यह एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया, और नाजियों के लिए यह यहूदियों के लिए किया गया अंतिम समाधान होता था। तो यह नाजियों और उन लोगों के लिए भी शर्मनाक यादगार है जिन्होंने यह जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि नासीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया। तो इसका उत्तर है कि बहुत सारे आम लोग नासी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नासी नज़रों से ही देखने लगे, अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा और यही व्यवस्था उन सबका कल्याण करेगी। और इसके बाद आखिरी प्रश्न नंबर 4 एक गतिविधि का प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, तो ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो मेरा जो सुझाव है वो मैंने लिखा कि अगर मैं जर्मनी के किसी स्कूल का विद्यार्थी होता और स्कूल में मेरे बहुत सारे यहूदी दोस्त होते, तो मैं अपने पिता से उनके बारे में यह कहता कि यहूदी खराब नहीं होते, वे बहुत अच्छे लोग हैं। वह नाजियों की तरह लोगों से भेदभाव नहीं करते, वे बहुत ही विनम्र हैं। उन्होंने नाजियों की क्रूर यातना को झेला, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इस तरह वह एक आज्ञाकारी के रूप में कार्य करते रहते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो यहूदी मेरे दोस्त हैं। तो अब आपको समझ में आया, और अगर आपको समझ में आया और तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो हमेशा मास्क लगा के रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।